आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मोहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सफाई के मामले में इंतजामिया को गुमराह करने वाली रेड्डी कंपनी पर 29 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिया हुक्म। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में लगाए गए कैमरों ने खोली मज़कूरा कंपनी की धांधलियों की खलई। घंटा गाड़ियों पर GPS सिस्टम नस्ब करने की भी कमिश्नर ने दी हिदायत। दो साल बाद नवंबर के महीने में शहर का दर्जा हरारत पहुंचा 11.6 डिग्री सेल्सियस की निचली सतह पर। सख्त सर्दी के सबब शहरियान होने लगे हैं नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला। सर्द रातें घरों पर गुजारने पर अवाम है मजबूर। रसूल तालाब से करीब मौजूद जामुन बंद से मुत्तसिल 4 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क बनाने का है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मंसूबा। टेंडर प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेटर ने दी मंजूरी। सुराई गार्डन के सामने भी फूड प्लाजा तामीर करने की तजवीज़ है ज़ेर गौर। और खानगी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाहियों के सबब चली गई एक 5 साला मासूम की जान। आला सतही जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स की लापरवाही हो गई साबित। वेदांत चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। कचरा निकासी के मामले में इंतजामिया को गुमराह करने वाली रेड्डी कंपनी पर 29 लाख रुपये जुर्माना आयद करने का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने हुक्म दिया। वाज़ेह है कि शहर भर से निकलने वाला कचरा घर घर जाकर जमा करके उसे प्रोसेसिंग सेंटर तक पहुंचाने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रेड्डी कंपनी को ठेका दे रखा है, जो अपनी रिपोर्ट के जरिए इंतजामिया को गुमराह कर रहा था। मगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में लगाए गए खुफिया कैमरों ने मुताल्लिका एजेंसी की धांधलियों की कलई खोल कर रख दी। एजेंसी के जिम्मेदारान इंतजामिया से यौमिया 450 टन कचरा लिफ्ट करने का बिल न जाने कब से वसूल कर रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। हर गली और हर महल्ले में रोज़ाना घंटा गाड़ियों के जरिए कचरा जमा करने के लिए एजेंसी के साथ जो माहिदा किया गया है उसके मुताबिक कम से कम 1000 घंटा गाड़ियाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए, मगर मुतालिका एजेंसी 1000 गाड़ियों की बजाय सिर्फ 300 गाड़ियों से काम चला रही है और रोज़ाना कचरा जमा करने की बजाय एक दिन के वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों से कचरा जमा किया जा रहा है और 450 टन कचरे की बजाय यौमिया 300 टन कचरा ही लिफ्ट किया जा रहा है, जिसके सबब शहर भर में जगह जगह कचरे के अंबार दिखाई देने लगे हैं, जिस पर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मज़कूरा एजेंसी पर 29 लाख रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दिया है। साथ ही हर घंटा गाड़ी पर GPS सिस्टम नस्ब करने की हिदायत भी उन्होंने मुताल्लिका एजेंसी को दी है। असम्बली हल्क़े इंतखाब औरंगाबाद मशरिक़ से MIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने पोलिंग के दौरान बड़े पैमाने पर वोटों की खरीदो फरोख्त का BJP के उम्मीदवार अतुल सावे पर इल्ज़ाम लगाते हुए इस ज़िमन में इलेक्शन इंतज़ामिया से शिकायत की, जिसकी समाअत गुज़िश्ता रोज़ अमल में आई। वाज़ेह है कि इलेक्शन के दौरान वोटों की खरीद फरोख्त न हो सके, इस गर्ज से इलेक्शन इंतज़ामिया ने स्वीप सेल, ज़ाब्ता अखलाक कंट्रोलिंग स्क्वाड और दीगर कई दस्ते तश्कील दिए थे। इसके बावजूद भी इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर वोटों की खरीद फरोख्त के मामलात मंजर आम पर आए हैं। इसी तरह BJP और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से भी गरीब मुस्लिम ख़ानदानों को फ़ी वोट 1500 रुपये अदा करके पोलिंग से कबल ही उनके इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड्स जमा करने और उनकी उंगलियों पर वोट डालने का सरकारी निशान लगा देने के मामलात मंजर आम पर आए हैं। पोलिंग के दिन औरंगाबाद मशरिक़ से MIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने इलेक्शन इंतज़ामिया से ज़िमन में शिकायत करते हुए उन्हें सबूत के बतौर वोटों की खरीदो फरोख्त के विजुअल्स पेन ड्राइव में डालकर पेश किए हैं। मैंने कुछ कंप्लेंट्स दिया था, इलेक्शन कमीशन दिल्ली को भेजा था, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन को भेजा था, यहाँ के RO को दिया था, कलेक्टर को दिया था, पुलिस कमिश्नर को दिया था कि किस तरीके से भरत नगर इलाके के अंदर पूरा पोलिंग बूथ को है तो कैप्चर किया गया था। फिर मैंने अंबेडकर नगर के अंदर खुले तौर के ऊपर पैसा बांटते हुए
वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पैसा बांट रहे हैं, पूरी महिलाएं वो पैसा खींचने के लिए, ये पूरा विजुअल एविडेंस अवेलेबल है। मैंने हर एक को मेरी तकरार के साथ है तो एक सीडी दिया था और उसमें पूरे ये वीडियोस थे। उसके बाद उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। वो 3 लोगों की कमेटी आज जिला परिषद के सीईओ विकास मीना साहब की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर उसकी पहली हियरिंग थी और जो हमारे विरोधी जो जीत कर आए हैं उनके भी वकील यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये मांगनी की है कि हमने क्या क्या शिकायत किए हैं उसकी कॉपीज हमें दे। हमने उनसे ये मांगनी की है कि आपने जो कमेटी बनाए हैं उस कमेटी ने इनिशियल रिपोर्ट दिया है तो वो इनिशियल रिपोर्ट क्या है हमें ये बता दीजिएगा ताकि हम है तो आगे बहस कर सके कि उनकी रिपोर्ट और हमारी रिपोर्ट के अंदर क्या फ़र्क आ रहा है करके इसमें। तो अब इनिशियल ये था, उन्होंने नेक्स्ट डेट जो है वो 5 तारीख की दिए है बुधवार के दिन, तो उस दिन है तो हमारे पास पूरे कॉपीज आ जाते हैं तो फिर आगे क्या होता है। साहब ने कहा है कि निष्पक्ष इलेक्शन हुआ है औरंगाबाद जिले। कलेक्टर साहब किसकी भाषा बोलेंगे? मैं तो कलेक्टर साहब को ओपनली कह रहा हूं कि मैंने आपको एविडेंस दिया हूं कि कैसा अंबेडकर नगर के अंदर वहां पे लोगों को पैसा दे देकर वोट लिया जा रहा था। ये विजुअल एविडेंस है, मैं जबानी आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट डोनगांवकर जिसके ऑफिस के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स और उनके नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर 1,000 रुपये 1,500 रुपये देकर इंक लगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे बेमानी का इलेक्शन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हम हार के भी हम आज खुश है कि हमने इस तरह की बेमानी करे नहीं है करके। उनकी शिकायत पर गुज़िश्ता रोज़ ज़ाब्ता अखलाक कंट्रोलिंग स्क्वाड के चीफ और जिला परिषद के सीईओ विकास मीना ने समाअत की। बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे जो कि इस इलेक्शन में मामूली वोटों के फ़र्क से मुंतखब हो चुके हैं, उनके वकील ने हेयरिंग में शिरकत की और इंतज़ामिया से इम्तियाज़ जलील की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत की कॉपी तलब की। औरंगाबाद पूर्व के चुने हुए उम्मीदवार अतुल जी सावे, इनकी तरफ से मैं आज सम्मान्य साहब के सामने उनकी कमेटी के सामने हाजिर हुआ हूँ। पराभूत उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील, इन्होंने एक कैफियत यहाँ पर डाल दी है, आचार संहिता का भंग अलग अलग मार्गों से अतुल जी ने किया है, सावे साहब ने किया है, ऐसे उनकी तकरार है। वो तकरार की अगली सुनावनी 4 तारीख को होने वाली है। आज हम हाज़िर हुए। मीडिया में जो वीडियो चले हैं वही यहाँ पर है नहीं है उसका भी कुछ पता नहीं है। जब तक ऑफिशियली हमें कुछ रिकॉर्ड पता नहीं आ जाता हमारे पास और हम उसे रिसीव नहीं कर सकते, तब तक उसके बारे में हमने कुछ कहना, अभी ये मैटर भी प्रीजुडाइज हो गया है। जबकि इस मामले की समाअत कर रहे इलेक्शन ऑफिसर विकास मीना ने सहाफ़ियों को बताया कि वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकने के लिए इलेक्शन इंतजामिया ने एक खुसूसी ऐप बनाया था। अगर दरख्वास्त गुजार इस ऐप पर शिकायत दर्ज करवा देते तो वक्त पर ही स्क्वाड मौके पर पहुंच जाता, मगर उन्होंने ताख़ीर से शिकायत दर्ज करवाई है, जिसकी जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है और इसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। इस मामले की अगली समाअत 4 दिसंबर को रखी गई है। डेवलप होने के बाद हमें उल्टा करना है, अच्छा काम करना है, तो दोनों अप्रोच क्या फर्क है? अच्छा काम कितना भी करूँ वो कम है। तो वी आर मतलब लास्ट 3 दिन में इतनी मीटिंग ले रहे हैं, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक चल ही रहा है, भागदौड़ ज़्यादा कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट सादर किए हैं, शेयर किए हैं। उसके बाद में दोनों के जितने भी कंप्लेंट्स की कॉपी थी वो हमें रिसीव हो गई है और उसके बारे में एक चौकसी कमेटी हमने बनाई थी। उस कमेटी को भी हमने निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट सादर करें। साथ ही दोनों पक्षों को हमने दोनों की तकरार की कॉपी और उसके साथ में अदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको सादर कर दी गई। टोटल वीडियोस हमें 5 वीडियोस थी कंप्लेन के साथ में एंड उस वीडियो को हमने अपनी एक कमेटी स्थापित की थी जिसमें एडिशनल कलेक्टर, डीसीपी एंड आरओ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो उसमें उनको कमेटी को दिया है एंड उनकी रिपोर्ट आने के बाद में हम उस पर निर्णय ले पाएंगे। ये अगले 4 तारीख को 4 दिसंबर को डेट दी है, तो दोनों ही पक्षों का सुनने के बाद में वो डेट दी गई है एंड त्वरित निर्णय करने के लिए हम ऑलरेडी कटिबद्ध है एंड इलेक्शन कमीशन उसके लिए काम भी कर रहे हैं। सी विजिल पे इसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। हमारे पास में टोटल लगभग 300 के आसपास कंप्लेन आई सी विजिल में, बट पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके पर्टिकुलर इसके या दिस लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन नहीं आई थी। एंड उसके यदि उसमें जब भी कंप्लेन आती है तो उसमें जियो टैग लोकेशन आती है, तो उस लोकेशन पे अपनी FSTC टीम वहाँ पे पहुँचती है एंड देन लगेज विद इन 100 मिनटामध्ये हम लोग उसमें एक्शन लेते हैं।
एंड उसके बारे में पूरा रिपोर्ट अपने यहाँ से कमीशन से लेके स्टेट लेवल से अपने डिस्ट्रिक्ट तक सभी जगह दिखता है। एंड उसमें हमें परफॉर्मेंस भी करना होता है। तो उस सीविजिल पे हमारे पास में कंप्लेन ना आने की वजह से ये बाद में कंप्लेन आई है, तो इसलिए उसमें क्या क्या एविडेंस हुए हैं, वीडियो में क्या क्या था, उस सभी को हम चेक करके इसमें फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अगर बैलेट पेपर्स पर इंतखाबात करवाए तो गुंडागर्दी में इजाफ़ा हो जाएगा, लिहाजा ईवीएम मशीन ही एक महफूज तरीन मशीन है। इन ख्यालात का इजहार साबिक़ एमपी उत्तम सिंह पवार ने किया। उन्होंने बताया कि महाविकास आघाड़ी की करारी शिकस्त के लिए ईवीएम मशीन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आघाड़ी में मौजूद सियासी जमातों में तालमेल का फुक़दान है। उन्होंने मशवरा दिया कि महाविकास आघाड़ी के वर्कर्स इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर बैलेट पेपर्स पर इंतखाबात करवाए गए तो गुंडागर्दी में इजाफ़ा होगा, लिहाजा ईवीएम ही महफूज तरीन मशीन है। इन ख्यालात का इजहार मराठवाड़ा विक्रांत क्रांति दल के बानी सदर व साबिक़ एमपी उत्तम सिंह पवार ने किया। खरं सांगायचं म्हटलं तर ईव्हीएमच्या बाबतीत बोलणं म्हणजे नाच न जाणे अंगण तेढा। सर्वात महत्वाचं जे आहे की भारताचं जे निवडणूक आयोग आहे, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड इन्स्टिट्यूट not in India, not in Asia, but in world also. इलेक्शन कमिशन भारतासारख्या अखंडप्राय वेगवेगळ्या इलेक्शन घेणं ही एवढी मोठी अवघड गोष्ट आहे आणि ते एवढ्या यशस्वीरित्या इलेक्शन घेऊन यशस्वी करून दाखवतात। त्याच्यावर बोट ठेवताना प्रत्येकाने हा एक विचार करायचा असतं की इलेक्शन कमिशन मध्ये ज्यावेळेस इलेक्शन प्रोसेस सुरू झाली तर एंड पर्यंत कमीत कमी कोट्यावधी लोक इन्व्हॉल्व असतात आणि यात कुणी कुण्या पक्षाचे जवळीक असणं मी समजू शकतो, पण सर्वच एका पक्षाशी जवळीक होतील असं कधीही होत नाही। त्याच्यामुळे इलेक्शन कमिशन ईव्हीएम वर संशय घेणं, शंका व्यक्त करणं हे मला वाटतं की अत्यंत चूक आहे। दोन गोष्टी, मी आज जवळपास 6 निवडणुका लढलेलो आहेत। 4 लोकसभेच्या, विधानसभेच्या म्हणजे एक लढलेली आहे, पण दुसरी पण माझा एक उमेदवारी अर्ज होताच। ह्या सगळ्यात मी ज्यावेळेस इलेक्शन जवळून बघितलं तर 2004 पासून संपूर्ण भारतात ईव्हीएम ही लोकसभेला सुरुवात झाली, नंतर विधानसभेला सुरुवात झाली। ईव्हीएम वर शंका घेणं, जर ईव्हीएम नसतं आणि तिथे बॅलेट पेपर असतं, जर दुर्दैवाने आज बॅलेट पेपर असले असते तर अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा एवढी राजकीय गुंडागर्दी वाढलेली आहे, एवढा पैशांचा वापर वाढलेला आहे, एवढा गुन्हेगारी असताना अशा वेळेस जर चुकून बॅलेट पेपर असते तर इलेक्शनच्या बूथ मध्येच बॅलेट पेपर फाडल्या गेले असते आणणाऱ्या उमेदवाराकडून, किंबहुना खोटे ठसे मारल्या गेले असते, त्याला डॅमेज केलं गेलं असतं आणि तिथेच धिंगाणा राडा होऊन मारामाऱ्या झाल्या असत्या, खून पडल्या असत्या। ईव्हीएम असल्यामुळे हा गुन्हा टळला। जे सांगितलं जे मला कबूल आहे की ईव्हीएम हॅक करणं इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। त्याचं कारण आहे की ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने आव्हान केलं होतं किंवा ईव्हीएम हॅक करून दाखवा, मग आम्ही काय हॅक करून दाखवलं नाही? आम्ही तर अशा वेळेस जगातले सगळे तंत्रज्ञ बोलवायला पाहिजे होतं आणि जो हॅक करून दाखवेल त्यांना अर्ब रुपयाचा इनाम सुद्धा डिक्लेअर करायला पाहिजे होता। पण ईव्हीएम हॅक कुणीही करू शकत नाही, कारण ईव्हीएम मध्ये दोष नाहीच आणि ज्या गोष्टीत दोष नाही मग त्यात म्हणायचं। आज खरं सांगायचं म्हणजे कालची जी आमची हार झाली त्यात 3 महत्वाची कारणं आहेत। एक तर मित्र पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव। उदाहरणार्थ मी काँग्रेसचं काम करत असेल तर शिवसेनेच्या नेत्यांनी, उद्धव ठाकरेच्या नेत्यांनी मला फोन केला नाही किंवा शरद पवारच्या नेत्यांनी मला फोन केला नाही, असंच 22 वर्ष एकमेकाला कोणी विश्वासात घेतलं नाही आणि ज्याचे त्याचे उमेदवार जे ते प्रचार करत गेले आणि दुसऱ्या मित्र पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना दूर ठेवण्यात आलं। हा जो समन्वय, याच्या उलट
शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार मधला समन्वय हा जोराने जाणवला. त्यांची प्रचार यंत्रणा प्रभावी वाटली आणि अशा वेळेस त्यांनी लागू केलेली लाडकी बहीण योजनेचा ज्या पद्धतीने त्यांनी प्रचार प्रसार करून बिंबवलं महिलांच्या मनामध्ये, त्यात त्यांना यश आलं. ते चूक की बरोबर हे ठरवण्याचा आज मला अधिकार नाही, पण प्रभावी यंत्रणा त्यांनी राबवली आणि आम्ही एकमेकांच्या फोनची वाट पाहत बसून आमचे सीट त्यांना झोपून दिले. त्याच्यामुळे ईव्हीएमला दोष कृपया देऊ नका. माझ्या कार्यकर्त्यांना, विशेषतः विक्रांतच्या लोकांनी ही जी प्रेस अरेंज केली होती त्यासाठी मी त्यांचे धन्यवाद देतो की ईव्हीएमला दोष देऊन ईव्हीएम मध्ये गडबड नाही. तुम्ही तुमच्या कामाला लागा. तुम्हाला उद्या नगरसेवक व्हायचंय, जिल्हा परिषद सदस्य व्हायचंय, पंचायत समितीचा सदस्य व्हायचंय. तुम्ही तुमच्या कामाला लागा आणि तुमचं काम जोमाने करा. ईव्हीएम कधीच कुणाचं काहीच बिघडू शकत नाही. तुमच्या जवळ जर लोकांचा विश्वास असेल तर ईव्हीएम तुमचं, अन्यथा ईव्हीएमला दोष देऊ नये या मताचा मी प्रांजळ आहे. हे मला सातत्यानं सांगावं लागेल. आजची राजकीय परिस्थिती 25 वर्षापूर्वी सारखी नाही. 25 वर्षापूर्वी लोकांचा विश्वास जो होता, आज राजकीय गुंडागर्दी वाढलेली असल्यामुळे ईव्हीएम हीच काळाची गरज आहे असं माझं प्रांजळ मत आहे. गुज़िश्ता 2 साल बाद पहली मर्तबा नवंबर के महीने में दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस की निचली सतह पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से शहर व मज़ाफ़ात की अवाम नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार जैसी बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं. वाज़ेह रहे कि एक तरफ दर्जे हरारत इस निचली सतह को पहुंच गया तो दूसरी जानिब हवाओं ने भी कोई कसर न छोड़ी है और शुमाल से चलने वाली हवाएं 5 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे ठंडी की लाट में मज़ीद इजाफा हो गया है. इस सर्द लहर के सबब रोज़मर्रा की सरगर्मियाँ भी खासी मुतासिर हुई हैं और रातों को जल्द ही सड़कें सुनसान होकर लोग घरों का रुख कर रहे हैं. सर्दी में इजाफे के साथ ही सर्दी खांसी के मरीज़ों की तादाद में भी 40% इजाफा बतलाया गया है और अस्पतालों में मरीज़ों का हुजूम बढ़ने लगा है. गर्म मलबूसात और गर्म मशरूबात, अदरक, तुलसी व सौंठ की चाय और गर्म गर्म काफ़ी की चुस्कियों में लोग सर्दी का गम गलत कर रहे हैं. मौसमियात वालों का कहना है कि आइंदा 2-3 रोज़ में 10 से 15 डिग्री तक दर्जे हरारत पहुंच सकता है. शहरियान से इंतज़ामिया ने सर्दी से बचने और खुसूसन बच्चों के लिए खुसूसी एहतियात बरतने की अपील की है. असम्बली इंतखाबात के दौरान म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया की जानिब से माइक्रो प्लानिंग करते हुए वोटर्स और इलेक्शन अफसरान को उम्दा तिब्बी खिदमात पहुंचाई गई हैं, जिस पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने डॉक्टर पारस मंडलेचा को सिपासनामा देकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया. वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात 2024 के लिए हाल ही में पोलिंग की गई और वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया गया. इस दौरान म्यूनसिपल हुदूद में कायम किए गए औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद मशरिक, औरंगाबाद मगरिब और फुलमरी, इन चारों हल्क़े इंतखाब के लिए पोलिंग बूथ्स के अलावा काउंटिंग सेंटर्स पर वोटर्स और इलेक्शन मुलाजिमीन को तिब्बी सहूलतें फराहम करवाने के लिए म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में उम्दा माइक्रो प्लानिंग करके तिब्बी खिदमात फराहम की गई, जिस पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने डॉक्टर पारस मंडलेचा और उनकी पूरी टीम की कारकर्दगी की सराहना करते हुए उन्हें एप्रिसिएशन लेटर से नवाजा है, जिस पर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने कहा कि ये कामयाबी उनकी अकेले की नहीं है बल्कि म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी अफसरान मुलाजमीन की कामयाबी है. जाम्बुड़बंद से मुत्तसिल 4 एकड़ अराजी पर वाटर पार्क बनाने का मंसूबा म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के ज़ेर गौर है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर ने टेंडर प्रोसेस को मंजूरी दे दी है. म्यूनसिपल ज़राए के मुताबिक ये प्रोजेक्ट BOT तर्ज पर मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए AMC के स्टेट ब्रांच के अफसरान ने माहाना किराया 98,920 प्रपोज किया है और जिसका टेंडर सबसे ज़्यादा होगा उसे ये काम दिया जाएगा. म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक जिसका भी टेंडर मंजूर होगा उस डेवलपर को यहाँ वाटर पार्क के साथ फिल्टर प्लांट, चेंजिंग रूम,
टॉयलेट, बाथरूम, दुकानें और स्टोर रूम भी तामीर करने होंगे और वाटर पार्क के साथ यहाँ फूड प्लाजा भी शुरू किया जाएगा जो डेवलपर को 15 साल की लीज पर दिया जाएगा। इसी तरह मजनू हिल पर मौजूद सुराही गार्डन के सामने की अराजी पर भी फूड प्लाजा बनाने का प्रपोजल इंतजामिया के ज़ेर गौर है, जिसके लिए EOI यानी एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट कॉल किया गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व काउंसिल हल्क़े इंतखाब से MLC मुंतखब करने के लिए आइंदा फरवरी महीने में इलेक्शन लिए जाएंगे। ये इत्तला शिवसेना शिंदे ग्रुप के तर्जुमान वो MLA संजय शिरसाट ने दी है। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल किया। नाव जाहीर झाल्यानंतर असलेल्या मुख्यमंत्र्याचा कार्यकाल किती असेल किंवा कोणाला कोणते मंत्रिमंडळ कोणती खाती वाटप केल्या जातील या संदर्भाचा सर्वस्वी निर्णय हे तिन्ही नेते एकत्र बसून घेणार आहेत। म्हणून काही काळ का होईना परंतु आता थोडं वाट पाहावी लागेल। अधिकृतपणे ज्या नावाची घोषणा होत नाही तोपर्यंत आम्ही कोणतंही भाष्य करणार नाहीत आणि आमच्या नेत्यांनी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी मी कुठेही अडसर ठरणार नाही, आम्ही जो नाव डिक्लेअर होईल त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल असं पूर्वीच जाहीर केलेलं आहे। म्हणून महायुतीमध्ये ना कोणता वाद आहे ना नावाची चर्चा आहे। नेत्यांनी निर्णय द्यायचा आणि त्याची अंमलबजावणी खाली करायची एवढंच तो काही आमच्याकडे असलेला अधिकार आहे। विरोध नाही पण काही कंडिशन्स आहेत तुमच्या की मुख्यमंत्रीपद मिळालं नाही तर हे असं हवंय म्हणून आम्ही कोणत्याही कंडिशनना त्यांना टाकलेले आहेत, ना आमची कोणती मागणी आहे। योग्य तो निर्णय ह्या चारही नेत्यांनी त्या बैठकीमध्ये घेतलेला असावा आणि त्याची फक्त अंमलबजावणी करणं बाकी आहे। महाराष्ट्राचं नेतृत्व दिल्लीमध्ये मान झुकवून उभा आहे अशा पद्धतीचं आता संजय राऊत म्हणतायत, तिथं जाऊन वाट बघावी लागते की मुख्यमंत्री कोण जाहीर होणार। अरे मान झुकवणी कोणी मान झुकवली हे सर्व देशांनी पाहिलेलं आहे। सोनिया गांधी समोर मान झुकवणारे, त्या राहुल गांधीच्या समोर मान झुकवणारे ते आम्हाला स्वाभिमान शिकवतात का? तुम्ही तर मान नाही, तुम्ही तर गुडघे सुद्धा टेकलेले आहेत, हे सगळं पाहिलेलं आहे। म्हणून तुम्ही आता तुम्हाला हे स्वाभिमान हिंदुत्व या गोष्टीबद्दल चर्चा करण्याची सुद्धा तुमची लायकी नाही आणि तुम्ही ते करू पण नाही। तुम्ही जर असं बोललात तर याचा अर्थ आता महाराष्ट्राशी सुद्धा द्रोह तुम्ही करतात असा त्याचा अर्थ होतो। या सर्व गोष्टीला त्या महाविकास आघाडीचं सरकार जे 2.5 वर्षामध्ये ज्यांनी स्पीड ब्रेकर लावले होते त्यामुळे झालेली ही वाढ आहे आणि हे काम आता अंतिम टप्प्यात आम्ही चालू करून आता अंतिम टप्प्यात आले। कदाचित पुढच्या महिन्यामध्ये ते पूर्णत्वाला येऊन त्याचं सुद्धा उद्घाटन होणार आहे। बरं, एकनाथ शिंदेनी गृहमंत्रीपद मागितले आहे ह्याच्यावर बच्चू कडू म्हणतात की भाजप शिंदेंना गृह खातं कसं देणार? तर बच्चू कडूच्या म्हणण्याला तर काही अर्थ नाही आहे। बच्चू कडूने प्रत्येक गोष्टीमध्ये कॉमेंट्स करणं आणि त्या कॉमेंट्सने आम्ही सिरियस घेणं आता हा आमचा विषय राहिलेला नाही। अजून एक चर्चा सुरू झाली आहे, अजित पवारांनी कायमच उपमुख्यमंत्रीच राहायचं का? ते आता तुम्ही अजितदादांना विचारा। पण म्हणजे एकंदरीत सगळं तुम्ही हा प्रश्न अजितदादाला विचारला तर बरं होईल, अजितदादा याचं उत्तर देऊ शकतो। बरं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर तुम्ही तुमचा पक्ष उपमुख्यमंत्रीपद घेणार का आणि खास करून एकनाथ शिंदे? आम्ही कोणतं पद घ्यायचं याचा निर्णय एकनाथ शिंदे साहेब घेतील। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तरी आम्ही त्यांचं स्वागत करू, कोणीही मुख्यमंत्री झालं तरी आमच्यातर्फे त्यांचं स्वागत केलं जाईल। तुमच्यातल्या काही जणांचं असं म्हणणं आहे की आता त्यांनी बाळासाहेबांच्या भूमिकेत यावं आणि सत्तेपासून बाहेर राहून सत्ता चालवावी, असं झालंय नक्की काय? गेली 2.5 वर्ष सत्ता चालवत असताना त्यांनी फक्त सत्ताच नाही तर पक्ष वाढण्यासाठी सुद्धा पूर्ण अतोनात मेहनत घेतली आणि त्याचा परिणाम जर पाहिला तर 40 लोकांनी केलेलं बंड, 40 लोकांनी केलेला उठाव, त्याचा परिणाम आज 57 जागा त्यांनी एकट्याच्या ताकदीवर ह्या निवडून आणलेल्या आहेत आणि याला सर्व पाठबळ जे ते शिवसैनिकांचं होतं। म्हणून शिवसेना प्रमुखांचे विचार हे एकनाथ शिंदे साहेबच पुढे घेऊन जातात, हे महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना दिलेले हे सर्टिफिकेट है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 19 मुलाजमीन अपनी मुलाजमत की म्याद मुकम्मल हो जाने के बाद आज सुबकदोश हो गए, जिन्हें इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया।
अपनी मुलाजमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के सबब आज रिटायर होने वालों में सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर मुकुंद कुलकर्णी समेत 13 क्लास 4 मुलाजिमीन, जिनमें रामू कामले, पार्वतीबाई हिवाड़े, विमल बाई ताकवाले, गौतम दाभाड़े, भीमराव वाघ और दीगर शामिल थे, जिन्हें एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल ने सेरिमोनियल कैप, शाल, गुलदस्ता और प्रोविडेंट फंड के चेक देकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नई ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर चीफ ऑडिटर शिवाजी नाइकवाड़े, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, अंकुश पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर अभय प्रमाणिक और दीगर अफसरान और मुलाजिमीन के अलावा रिटायर होने वाले मुलाजिमीन के रिश्तेदार भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के लिए बड़कल गेट इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आरजी स्मारक बनाया जाए। ये मुतालिबा आरपीआई सचिन खरात ग्रुप की जानिब से किया गया है। वाज़ेह हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बड़कल गेट पर वाक़े यादगार तमाम शहरियान और अम्बेडकरी समाज के लिए निहायत अहमियत की हामिल है। इन दिनों जबकि इस स्मारक और मुजस्समे की तजदीद व वसाअत का काम और तज़यीन कारी का काम जारी है, ताहम ये काम इंतहाई सुस्त रफ्तार से किया जा रहा है, जिसके सबब शहरियान में नाराज़गी है। हर साल 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन पर इस मुजस्समे पर बड़ी तादाद में अम्बेडकरी समाज, उनकी तंजीमों और दीगर शहरियान की जानिब से यहाँ जमा होकर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनक़िद होती हैं और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। लेकिन चूँकि इस साल मुजस्समे का काम नामुकम्मल है और खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ कोई मुतबादिल नज़्म भी नहीं किया गया है, इसलिए स्मारक से करीब ही आर्जी तौर पर स्मारक बनाया जाना ज़रूरी है। इस तरह का मकतूब नायब ज़िला कलेक्टर एकनाथ बंगाड़े को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात ग्रुप के ज़िला सदर मनीष नरोड़े ने पेश किया है और आर्जी स्मारक का इंतज़ाम करने का मुतालबा किया है। काय मागण्या आहेत आपण आज निवेदन देण्याकरता आले होते सर? 6 डिसेंबर रोजी विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिवस असतो। महापरिनिर्वाण दिनी लाखोचा जनसमुदाय हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चरणी नतमस्तक होत असतो, परंतु यावर्षी बडकल गेट येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचं काम हे 9 महिन्यापासून सुरू आहे आणि हे काम अत्यंत संत गतीने सुरू आहे। त्यामुळे त्या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक हे पूर्ण तयार झालेले नसल्या कारणाने त्या ठिकाणी पर्यायी स्मारकाची व्यवस्था करून देण्याकरिता आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सचिन खरात गटाच्या वतीने निवेदन दिलेले आहे आणि जिल्हाधिकारी साहेब यांना मागणी केलेली आहे की तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक बडकल गेट येथे 6 डिसेंबरच्या आत उभं राहावं, जेणेकरून लाखोचा जनसमुदाय त्या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करू शकेल आणि त्यांच्या प्रति आपल्या भावना व्यक्त करू शकेल। आणि पुढे जाऊन आम्ही अशी मागणी केलेली आहे की तुम्ही पुतळा तर उभा राहावाच, परंतु शासनातर्फे त्या ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात यावी आणि रहदारीचा अडथळा निर्माण होऊ नये याकरता पार्किंग ही स्मारकापासून काही अंतरावर असली पाहिजे। आणि दुसरी मागणी अशी आहे की ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था असली पाहिजे, दुसरी पाण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी असली पाहिजे आणि पोलीस बंदोबस्त त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात असला पाहिजे, जेणेकरून अभिवादन करण्यासाठी येणाऱ्या भीमसैनिकांना कुठल्याही प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावं लागणार नाही। एक खानगी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब एक 5 साला मासूम बच्ची की जान चली गई। इस बात की तस्दीक आला सतही जांच कमेटी की रिपोर्ट में हो जाने के बाद वेदांत चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। यहाँ रहे कि गारखेड़ा इलाके में वाक़ वेदांत बाल रुग्णालय में इलाज के दौरान यहाँ के डॉक्टरों ने मज़कूरा बच्चे को किसी ऑपरेशन का कहकर ऑपरेशन थिएटर ले गए थे और कहा था कि 20 से 25 मिनट में उसका ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। ताहम ऑपरेशन थिएटर ही में बच्चा फौत हो गया और बाद अज़ां डॉक्टरों ने बच्चे के वर्सा को गुमराह किया। ये वारदात 26 अप्रैल था
6 मई के दौरान मज़कूरा अस्पताल में रुनमा हुई थी। बाद डॉक्टरों ने अपनी गफलत व लापरवाही और गलत इलाज के सबूत मिटाने की गर्ज से मरीज की फाइल में से इलाज के अहम पेपर्स ही गायब कर दिए थे। इस तरह की रिपोर्ट घाटी अस्पताल की मुकर्रर करदा आला सतही जांच समिति ने दी है, जिसके बाद गुज़िश्ता बरोज़ बुध को इस अस्पताल के 6 डॉक्टरों के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन डॉक्टरों में डॉक्टर अर्जुन पवार, डॉक्टर शेख इलियास, डॉक्टर अजय काले, डॉक्टर अभिजीत देशमुख, डॉक्टर तुषार चौहान और डॉक्टर नितिन अधाने के नाम शामिल हैं, जबकि महलूक बच्चे का नाम अविनाश दत्तात्रेय अघाओ साकिन गारखेड़ा परिसर बतलाया गया है। पुंडलिक नगर इलाके की एक 2 साला मासूम लड़की का वीडियो बनाने के बहाने एक नामालूम शख्स उसे अगवा करने लगा। लड़की की मां की चीखों पुकार के बाद इलाके के साकिनान ने उसे धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद उसे पुंडलिक नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। ये वारदात पुंडलिक नगर की गली नंबर 9 में गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब पेश आई। तफसीलात के मुताबिक एक अनजान शख्स वहां से गुजर रहा था। उसे 2 साला मासूम लड़की दिखाई दी, जिस पर उस शख्स ने लड़की की वालिदा से दरखास्त की कि वो इस बच्ची के साथ एक वीडियो बनाना चाहता है, जिस पर बच्ची की मां ने उसे वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी, मगर उस अनजान शख्स ने उस लड़की का वीडियो बनाने की बजाय उसे उठाकर भागने लगा, जिस पर बच्ची की वालिदा ने चीख पुकार शुरू कर दी। इसकी चीख पुकार सुनकर पास पड़ोस के लोग वहां दौड़े चले आए और उस अनजान शख्स को पकड़कर उसकी खूब धुलाई कर दी और फिर उस वाक़े की इत्तला पुंडलिक नगर पुलिस को देकर उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। शहर के रोपड़ेकर चौक में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें रेत के एक तेज रफ्तार टिप्पर ने एक मोपेड को जोरदार टक्कर दे मारी। इस हादसे में मोपेड सवार की मौत हो गई। नाजरीन, हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पर काबू करने के लिए इंतजामिया ने गो के हेवी गाड़ियों का दिन के औकात में शहर में दाखिला बंद कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी हेवी गाड़ियां, ट्रक, टिप्पर बेदरेग शहर में दनदनाते देखे जाते हैं और शहर का हादसात का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। रेत बर्दारी करने वाले एक टिप्पर ने स्कूटी को कुचल देने का ये वाकया दोपहर के वक्त पेश आया। स्कूटी सवार एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। फौत होने वाले का नाम फैजल अब्दुर्रहमान शेख बतलाया गया है, जबकि जख्मी का इलाज घाटी अस्पताल में जारी है। हादसे के जिम्मेदार हाईवा टिप्पर ड्राइवर राजेंद्र कचरू पेटारे को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पैठन पाचोड़ हाईवे पर गुज़िश्ता रात एक 2 व्हीलर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ये हादसा पैठन पाचोड़ हाईवे पर दावरवाड़ी के करीब पेश आया। दावरवाड़ी का साकिन नौजवान जीवन अशोक खांडे अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि किसी नामालूम गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें जीवन मौके पर ही फौत हो गया, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा नौजवान नौनाथ करडीले भी शदीद जख्मी हो गया। हादसे का इल्म हुआ तो दावरवाड़ी के साकिनान और पाचोड़ पुलिस मौके पर पहुंचे। जख्मी नौनाथ को फौरी पैठन के अस्पताल भिजवाया गया, जबकि मुतवफ़ी की लाश पाचोड़ के दही अस्पताल ले जाई गई, जहां मेडिकल ऑफिसर ने जांच के बाद बाज़ाब्ता उसकी मौत की तस्दीक कर दी और फिर पीएम के बाद लाश वुरसा को सौंप दी गई। इस हादसे से दावरवाड़ी व अतराफ में अफसोस का इजहार किया जा रहा है। पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है। एपीआई शरद चंद्र रोडगे की रहनुमाई में जमादार गणेश बनकर, अन्ना साहब गौहाने और फिरोज बर्डे मजीद तहकीकात कर रहे हैं। ज़ाती नाराज़गी के सबब मुश्तइल भतीजे ने अपने बुजुर्ग चचा का कत्ल कर दिया था। ये वारदात अंबड़ में पेश आई थी। पुलिस कातिल भतीजे को गिरफ्तार कर चुकी है। आया रहे कि 21 नवंबर को जिला जालना में अंबड़ तालुके के शिराढोर इलाके में एक मुअम्मर शख्स को सर पर लकड़ी के डंडे से वार करके कत्ल कर देने की वारदात पेश आई थी। कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाते हुए अंबड़ पुलिस और मकामी क्राइम ब्रांच ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि मुलजिम को अपने चचा पर गुस्सा था कि उसके सबब ही उसका संसार बर्बाद हुआ है। साथ ही उसकी मां के साथ चचाने की मारपीट पर भी मुलजिम मुश्तइल था और
इसी इश्तिहाल में उसने चचा का कत्ल कर दिया। मकतूल का नाम 60 साला मच्छिंद्र गंगाधर सपकाड़ बतलाया गया है, जबकि कत्ल के मुलजिम का नाम ज्ञानेश्वर दशरथ सपकाड़ है। कत्ल की वारदात उस वक्त रूनुमा हुई जब मकतूल मच्छिंद्र अपने खेत पर फसल की सैराबी के बाद 2 व्हीलर पर अपने घर लौट रहा था कि इसी असना गांव के पानदान रास्ते पर कातिल ने उसके सर पर डंडे से वार करके उसकी जान ही ले ली। अंबड़ पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल के बाद वारदात के 8वें रोज कातिल का सुराग लगाया और बिलाखिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सफाई के मामले में इंतजामिया को गुमराह करने वाली रेड्डी कंपनी पर 29 लाख रुपए जुर्माना आयद करने का म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिया हुक्म। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में लगाए गए कैमरों ने खोली मस्कूरा कंपनी की धांधलियों की खलई। घंटा गाड़ियों पर GPS सिस्टम नस्ब करने की भी कमिश्नर ने दी हिदायत। दो साल बाद नवंबर के महीने में शहर का दर्जा हरारत पहुंचा 11.6 डिग्री सेल्सियस की निचली सतह पर। सख्त सर्दी के सबब शहरियान होने लगे हैं नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार में मुब्तला। सर्द रातें घरों पर गुजारने पर आवाम है मजबूर। रसूल तालाब से करीब मौजूद जामुन बंद से मुत्तसिल 4 एकड़ जमीन पर वाटर पार्क बनाने का है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मंसूबा। टेंडर प्रोसेस को एडमिनिस्ट्रेटर ने दी मंजूरी। सुराई गार्डन के सामने भी फूड प्लाजा तामीर करने की तजवीज़ है ज़ेर गौर। और खानगी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाहियों के सबब चली गई एक 5 साला मासूम की जान। आला सतही जांच कमेटी की रिपोर्ट में भी डॉक्टर्स की लापरवाही हो गई साबित। वेदांत चिल्ड्रन हॉस्पिटल के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।